लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद टू एवरीवन। आप सबका आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में बहुत ज्यादा स्वागत है। खेलेंगे आज हम 10 का दम, 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम। आज ये वीडियो लाइव फॉर्मेट में नहीं बट प्री शेड्यूल्ड फॉर्मेट में रहेगा। हमारी जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। 5 सवाल हम देखेंगे, पांचों सवालों के क्या सही आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या सही स्कोर आपका बनता है नेगेटिव मार्किंग समेत, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो आप जानते होंगे मेरा नाम है कुबेर और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ाता हूं स्टीपी क्लासेस में। पहले मैं एडिटोरियल एनालिसिस की क्लासेस भी लेता था, अभी हमने एडिटोरियल का इनिशिएटिव बंद किया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्सेज पे, चाहे वो जीएस का कोर्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के कोर्स हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हैं या प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, अगर आप इन तमाम कोर्सेज पे अगर आप अवेल करना चाहते हैं और एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा जो कूपन कोड है कुबेर लाइव, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको हमारे कोर्सेज पे 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन को नजर डालते हैं, पॉज करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। तो इंडिया इन 4 ग्रुप्स में से किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एनएसजी, एमटीसीआर, वासेनार अरेंजमेंट। विच ऑफ द गिवन अबव इज और आर करेक्ट? सो देखिए दोस्तों, यहां पे जो सही आंसर है वो सी 1, 3 एंड 4 बनता है। एनएसजी में इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, पार्टी नहीं है। चाइना जो है वो इंडिया की जो मेंबरशिप है टू दी एनएसजी उसको अपोज कर रहा है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहां पे हम देख लेते हैं। तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इसमें 48 मेंबर्स आते हैं। इसमें एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज हैं जो कि डील करते हैं विद द ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फिसाइल मटेरियल्स। यानी कि यहां पे भी कोशिश की जाती है कि कैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन प्रोलिफरेशन के टुवर्ड्स एम्फसाइज कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रुप की स्थापना कब करी गई थी? जब हमने पोखरान 1 किया था, जब 1974 में, तब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस वक्त ये ग्रुपिंग की स्थापना करी गई थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेके हम लेट 60s से काफी बातें सुनते आ रहे हैं। अब आगे इसको समझे। एनएसजी में तो इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। एनएसजी का मैंडेट क्या है? देखो भी, न्यूक्लियर एनर्जी के डुअल पर्पस होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से आप बिजली भी जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से आप तबाही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं, अब जो न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करते हैं बाकी कंट्रीज को, तो उनका ये मैंडेट है भी, देखो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट होगा लेकिन सिविलियन पर्पस के लिए होगा। डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके लिए हम बिल्कुल भागीदार नहीं होंगे। हम अगर न्यूक्लियर वेपन सप्लायर हैं तो हम बिल्कुल उस स्टेट को न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। चाइना अपोज कर रहा है इंडिया की एंट्री को इस ग्रुप में। हालांकि हम एक न्यूक्लियर पावर जरूर हैं, हमने 1974 में, 1998 में पोखरान 2 भी किया था, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। हम पहला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं। तो अपने डेटरेंस के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। और चाइना जो है इंडिया की एंट्री को अपोज कर रहा है। इंडिया बहुत टाइम से एनएसजी में एंट्री मांग रहा है, लेकिन चाइना कह रहा है कि क्योंकि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, तो चाइना कहता है कि भी मैं नहीं अलाउ करूंगा इंडिया को एनएसजी में। देन एमटीसीआर की बात आती है। अब एमटीसीआर में इंडिया मेंबर है। 2016 में इंडिया मेंबर बना एमटीसीआर का, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अब आपको पता हो कि ये 1987 में स्थापित करा गया था बाय द G7 नेशंस। अब एमटीसीआर एक ट्रीटी नहीं है और इसमें कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं जो कि मेंबर्स हैं एमटीसीआर के। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बन चुका है तो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भी पीछे एक्सपोर्ट करा था फिलीपाइंस को, तो ये बात आपको पता हो। हालांकि मैं फिर रिपीट करूंगा, एमटीसीआर एक ट्रीटी नहीं है, कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस किसी भी मेंबर के ऊपर नहीं आते, लेकिन फिर भी इंडिया सारी कंडीशंस को अबाइड करता है एमटीसीआर की, और उन कंडीशंस का मद्देनजर रखते हुए हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करी है फिलीपाइंस को। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करें, इसमें 42 नेशंस का एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। अगेन इनका काम क्या है? केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोलिफरेशन को कंटेन करने के लिए। भारत इस ग्रुपिंग का हिस्सा 2018 में बनता है, 2018 में भारत इस ग्रुपिंग में आता है। और अंत में वासेनार अरेंजमेंट की बात करें, लाइक दी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, लाइक दी जो हमने पीछे ग्रुप्स डिस्कस करे हैं, एमटीसीआर हो या एनएसजी हो, उसी तरह से वासेनार अरेंजमेंट जो है वो भी एक एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज है विच सब्सक्राइब्स टू आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। इसमें 42 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट जो एंट्रेंट है वो इंडिया है। 2018 में इंडिया इस ग्रुपिंग का मेंबर बना है। अब आपको ये बात पता हो कि जो P5 यानी कि जो यूएनएससी में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं,
विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना, यानी कि चाइना वासेनार अरेंजमेंट में नहीं है। जो बाकी 4 रह गए हमारे परमानेंट मेंबर्स, यानी कि यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, वो सिग्नेटरीज हैं ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट। ये बात को नोट कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सबके ही एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। जितने भी हो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। पता लगता रहता है कि आप कितना अटेंटिवली प्रीमिक्स को देख रहे हैं, कितना आप उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आप बताते रहिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एफएटीएफ के बारे। बार बार एफएटीएफ के बारे हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में यह भी पढ़ा होगा कि एफएटीएफ ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया है। खैर रशिया की तो बात इस क्वेश्चन में नहीं हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को नजर मारते हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, यहां पे पॉज करें, पॉज करके क्या सही आंसर लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो यहां पे पूछा गया है कि रिसेंटली निकारागुआ जो है वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको यूएन ने स्थापित किया है और इंडिया एक मेंबर ऑफ एफएटीएफ है सिंस इट्स इंसेप्शन। तो इसमें क्या सही आंसर आपको लग रहा है? देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर है ए, ऑप्शन 1 ओनली। देखिए इंडिया और ये जो दूसरा ऑप्शन है इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, तो ये यूएन का यहां पे कोई रोल नहीं आता है। ठीक है, यहां पे जो रोल आता है वो G7 नेशंस का आता है। एफएटीएफ की स्थापना G7 नेशंस ने करी थी 1989 में। अब जब स्थापना G7 ने करी थी तो फिर इंडिया कैसे मेंबर हुआ एफएटीएफ का? सिंस इट्स इंसेप्शन इंडिया मेंबर है एफएटीएफ का, लेकिन सिंस इट्स इंसेप्शन नहीं है। बात ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। तो अभी अक्टूबर 2022 की बात है, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, ये अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है कि निकारागुआ और पाकिस्तान दोनों को निकाल दिया ग्रे लिस्ट में से। अब एफएटीएफ आपको पता हो ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में 23 देश हैं। आपको यह भी पता हो कि रिसेंटली फरवरी में जो प्लेनरी मीटिंग हुई है एफएटीएफ की, तो प्लेनरी जो मीटिंग होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ की, और रिसेंट प्लेनरी मीटिंग में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको एस्टैब्लिश जुलाई 1989 में बाय द ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट में पेरिस में किया गया था। क्या मैंडेट था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। अब ओवर द इयर्स इसका जो मैंडेट है वो इवॉल्व हुआ है। इनफैक्ट 9/11 अटैक्स के बाद मैंडेट ये भी आया कि टेरर फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करना है। 2012 में एक और मैंडेट आता है एफएटीएफ में कि जो देश वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं उसकी फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करना है। तो इसके 3 मेजर मैंडेट्स आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द थर्ड मैंडेट। तो इसमें 39 मेंबर्स हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफएटीएफ, यानी कि इसको प्लेनरी कहते हैं। ये साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है प्लेनरी की। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ की। वर्ल्ड बैंक और कुछ जो ऑफिसेज हैं यूनाइटेड नेशंस के और कुछ रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन दी एफएटीएफ। ये बात आपको पता हो। 39 मेंबर्स एफएटीएफ के हैं। भारत भी एक मेंबर है एफएटीएफ का, लेकिन भारत फाउंडिंग मेंबर नहीं है एफएटीएफ का। 3 मैंडेट्स आ गए एफएटीएफ के, हमने अभी डिस्कस करे। और ग्रे लिस्ट में यानी कि कंट्रीज जो कि यानी कि वो कंट्रीज देखिए जहां पे अब मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, हवाला फाइनेंसिंग चल रही है, पाकिस्तान को बार बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है। पता है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में बिलीव करता है, हम सबको पता है। तो यानी कि वो देश जिनको माना जाता है सेफ हेवन, जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के नाक के नीचे टेरर फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इस तरह की आतंकवाद की एक्टिविटीज को सरकार इंकरेज कर रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में डालना भी आपको वार्निंग है कि ज्यादा टाइम अगर आप ग्रे लिस्ट में रहे तो आगे आप ब्लैक लिस्ट में भी आ सकते हैं, और ब्लैक लिस्ट में एक बार आप आ गए तो आपको आईएमएफ की तरफ से, बाकी रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स की तरफ से आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो वैसे चलो पाकिस्तान अच्छे टाइम पे ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया। बहरहाल पाकिस्तान की सिचुएशन तो वैसे भी बहुत खराब है, बिकॉज पाकिस्तान को कहीं से अभी मदद नहीं मिल रही है पाकिस्तान के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में जो भी हम देख रहे हैं। और ब्लैक लिस्ट में यानी कि जैसे पंजाबी में एक वर्ड होता है टीट, यानी कि टीट मतलब कि जो बंदा बहुत जिद्दी है, जो इतनी बार कहने के बावजूद भी आप नहीं सुधरते हैं, है ना, कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। तो कुछ उस तरह के जो देश हैं कि बार बार आपको हम कह भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं कि भी आप अपने आप को सुधारिए, आपके स्टेट, आपकी जो सरकार है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप रिफॉर्म्स नहीं उठा रहे हैं। तो वो देश जो होते हैं, जो डीट देश होते हैं, वो ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, यानी कि जो एफएटीएफ के मैंडेट्स और गाइडलाइंस को सपोर्ट या कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो 3 देश हैं ब्लैक लिस्ट में। कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और रिसेंटली म्यांमार को भी ऐड करा है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में। पता हो कि म्यांमार में पिछले 2 साल से मिलिट्री कू भी चल रहा है। और रिसेंटली जैसे आपको मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को अभी फरवरी 2023 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऐड करा गया है। और ग्रे लिस्ट में से 2 देशों को निकाला गया है, कंबोडिया एंड मोरक्को। दे आर नो लॉन्गर इन द ग्रे लिस्ट। यह बात आपको पता हो कि यूएई इज ऑल्सो इन द ग्रे लिस्ट। यूएई को
2022 में पिछले साल ग्रे लिस्ट में डाला गया था। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, G20 के बारे में बार बार बात होती है। अब ये इजी तो दिखने में लग रहा है, लेकिन आप गलत जरूर करेंगे मुझे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ G20? ABCD ऑप्शन देखिए, पॉज करिए, क्या सही लग रहा है कमेंट सेक्शन में डालिए। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो है सी, इंडिया, चाइना, USA, मैक्सिको। ठीक है, देखिए मैंने ना एक वीडियो बनाया था 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पे। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे थे जो पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, बट वैलेंटाइंस डे पे एक वीडियो बनाया था ट्यूसडे को कि ट्रिक टू रिमेंबर द G20 कंट्रीज। तो वहां पे ना एक एक्रोनिम मैंने आपके साथ शेयर किया था, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। अब मैंने ये बात भी एडमिट करता हूं कि ये एक्रोनिम मेरा खुद का बनाया नहीं है, मैंने किसी और कोचिंग अकेडमी से उनकी वेबसाइट पे देखा था एक्रोनिम टू रिमेंबर G20 कंट्रीज, तो वहां से मैंने उठाया था और मैंने उस वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो यहाँ पे गुरुजी में हम देख सकते हैं, हमको ऐसे याद रह सकता है कौन सी कंट्रीज है। अब हमको ये तो पता हो कि एक यूरोपियन यूनियन है अपार्ट फ्रॉम द 19 अदर कंट्रीज जो कि G20 में है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। इससे हमारा जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन से निकल जाता है। बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ G20 के बारे। G20 की स्थापना 1999 में करी गई है। इसमें यूरोपियन यूनियन और 19 और देश आते हैं। भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। G20 का मैंडेट क्या है भाई? ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन क्यों हो रही है ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह के जो मुद्दे हैं G20 की मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था लेट 90s में, उसके बाद 1999 में G20 की स्थापना करी गई है और 2011 से हम देख रहे हैं कि G20 की जो मीटिंग है पीरियोडिकली हर साल हो रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल के टुवर्ड्स। चौथा क्वेश्चन, यहां पे बात करी जा रही है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे। तो दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली, इट इज अ कंसेप्चुअल ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मेंट टू सप्लाई रिन्यूएबल पावर ओनली टू UN मेंबर स्टेट्स। दूसरा, इस आइडिया को पहले प्रपोज किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एट COP26 क्लास को, जो कि 2021 में हुआ था। पता लगाना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गया, लेकिन आई एम श्योर आपने पीछे पॉज करके अपना सही आंसर निकाल लिया होगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। आइए जानते हैं। तो ये आपको पता हो कि ये जो इनिशिएटिव है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ये भारत और यूके ने इकट्ठा कोलैबोरेट करके इस इनिशिएटिव को बनाया था। पर्पस है कि देखो, जो देश हैं, अब काफी ऐसे देश हैं, अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश आते हैं, वहां पे तो पूरा साल अबंडेंट सनशाइन रहती है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने भारत में बनाया था, तो यही मैंडेट था कि जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, वो कैसे इस सोलर एनर्जी का हार्नेस करके रिन्यूएबल पावर को जनरेट कर सकते हैं। ये जो हमारा गोल है, जो विजन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भारत ने आर्टिकुलेट किया था COP26 में नहीं, बट 2018 की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इंडिया इस्टैब्लिश दिस ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद यूके। आपको ये पता हो। और यहां पे केवल UN नेशंस नहीं, कोई भी देश हो, ठीक है। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कनेक्ट एनर्जी सिस्टम्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, ताकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो फायदा है वो सभी देश उठा सकते हैं, खास करके वो देश जहां पे सूरज नहीं आता, जहां पे सनलाइट ज्यादा टाइम नहीं रहती। अगर हम नॉर्डिक देशों की बात करें या ऊपर आर्कटिक सर्कल के आसपास जो देश आते हैं उनकी बात करें, तो इस प्रोग्राम के चलते 80 कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के चलते। ये बात आपको पता हो। लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे IPR की बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपने अगेन यहाँ पे लेटेस्ट जो UPSC का पैटर्न है उस हिसाब से पता लगाना है कि ABCD ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2, ओनली 3, यानी ऑल 3, या D नन ऑफ द अबव। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, IPR के बारे में पूछा है कि IPR को पहली बार रिकॉग्नाइज किया था पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन में। दूसरा स्टेटमेंट है दैट IPRs हैव बीन आउटलाइंड इन आर्टिकल 27 ऑफ द UDHR। तीसरा स्टेटमेंट है दैट WTO गवर्न करता है IPR को थ्रू दी ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए दोस्तों, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये बात सही है। देखिए IPR की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट IPR की जो इंपॉर्टेंस है वो आउटलाइन UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी करी है। आर्टिकल 27 में कोई भी चीज आपने बनाई है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपका राइट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका उसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कोई आपने दवाई बनाई है, चाहे कोई आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, व्हाटएवर इट माइट बी। ये बात आपको बताओ कि जो इंपॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और बाय द वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम जो भारत में है वो अभी हाल ही में देख रहे हैं कि काफी ये एक स्ट्रॉन्ग रिजीम बन रहा है। ज्यादा अवेयरनेस IPR के बारे इंडिया में लोगों को पहले नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट जो है IPR का, इसको पहली बार रिकॉग्नाइज करा गया था पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स में। WTO गवर्न करता है IPR को थ्रू द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स कब आता है इनटू फोर्स? 1995 में, और ये बाइंडिंग है ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO।
और ट्रिप्स अग्रीमेंट में और भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे हम पेटेंट्स की बात करें, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क्स हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो, ट्रेड सीक्रेट्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए ये थे हमारे 5 सवाल। क्या सही स्कोर बना है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे। सो दोस्तों वैसे देखिए प्रीलिम्स को तो टाइम बहुत कम रह चुका है, आई एम श्योर आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो लगाई होगी। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं बार बार कहता हूं कि अपने डर को ओवरकम करने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। तो यदि आप स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्राइस आपके सामने है, कूपन कोड अगर आप कुबेर लाइव यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी पीवाईक्यू मैराथन सेशन जोरों शोरों से चल रहे हैं। अभी संडे को अभी पॉलिटी का आयुष सर का सेशन हुआ था, आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। अभी अपकमिंग संडे को इकोनॉमी का यानी कि अरविंद सर ये पीवाईक्यू मैराथन सेशन लेंगे, तो इस मैराथन सेशन में बने रहिए। संडे को सुबह 11 बजे ये मैराथन सेशन शुरू होगा। बाकी दोस्तों हमारी लास्ट जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे। अब ये क्रैश कोर्स 28 नवंबर 2022 का शुरू हुआ था और ये क्रैश कोर्स 30 अप्रैल 2023 तक है। देखिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि क्विक रिवीजन हम कर सकें हमारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की। तो यदि आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा जीएस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना, लेकिन कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट्स से आप क्विकली विद इन 40 आवर्स विद इन 30 आवर्स अपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या आईआर या साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट किसी भी एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, तो आप इंडिविजुअल प्रीलिम्स क्रैश कोर्स सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। कीमत कितनी है? 2000। अगेन अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे कुबेर लाइव तो आपको इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा। चलिए सो दोस्तों मेरी तरफ से यही रहेगा आज के लिए, मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।